तो हमने कल क्या कहा था भाई कि न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी कौन देता है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब लिखो जरा, सबसे पहले लिखो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स depends on distance between nucleons. पहला पॉइंट तो ये हो गया, अट्रैक्टिव नेचर का है और मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। चार्ज इंडिपेंडेंट, कैसा फोर्स है? चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी दो न्यूक्लियॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो तो भी अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो तो भी अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो तब भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात। चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब अगर सेपरेशन 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा हो जाएगा दो न्यूक्लियॉन के बीच में तो फोर्स एब्रप्टली क्या हो जाएगा? जीरो टेंड करेगा। तो लिखो जरा, लिखो, if separation between nucleons if separation between nucleons 10 की पावर is greater than 10⁻⁻14 meter, nuclear force abruptly falls to zero. तो 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा होते ही तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, न्यूक्लियर फोर्स shows property of saturation. अब प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं एक न्यूक्लियॉन हूं तो मेरे आसपास जितने न्यूक्लियॉन है मैं उन्हीं पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाऊंगा। जैसे अगर ये बालक है तो ये अपने आसपास वाले लोगों से बात कर सकता है, उधर वहां जो लोग बैठे उनसे बात नहीं कर पाएगा अभी। ठीक है, तो सेम वे लिखो जरा कि क्या लिखा हमने? न्यूक्लियर फोर्स शोज प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन दैट इज can exert attractive nuclear force on its neighboring nucleons. दूसरी चीज, नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। दिस इज न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इतनी बात। डू नॉट ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, अगर 10-12 पॉइंट चार्जेस हैं और किसी एक टेस्ट चार्ज पे हम फोर्स देख रहे हैं तो जो नेट फोर्स होगा उस टेस्ट चार्ज पे वो क्या होगा? सबका वेक्टर सम होगा। लेकिन यहां नहीं है, जो 10-12 में से उस टेस्ट चार्ज के पास में होंगे वही सिर्फ क्या लगाएंगे? उस पे फोर्स लगाएंगे। क्लियर इतनी बात? तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। जो उस टेस्ट चार्ज के क्या होंगे? नेबरिंग होंगे, सिर्फ उन्होंने ही क्या लगाना है? फोर्स लगाना है, बाकी तो सब क्या हो जाएंगे? बेकार। एक और चीज, न्यूक्लियॉन्स having parallel spin are more strongly attracted as compared to अगर मैं पहले पॉइंट लिख फिर समझा दूंगा। मैंने क्या कहा? न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एज कंपेयर टू दोज हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। मतलब अगर दो न्यूक्लियॉन पैरेलल स्पिन में है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्टिव, तो एंटी पैरेलल वाले 7 लगा रहे होंगे अट्रैक्टिव। तो पैरेलल स्पिन का फोर्स क्या है? ज्यादा है। गरिमा, सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये, अगर तू क्लास में बैठी हुई है और मैं पढ़ा रहा हूँ तो तू अपने आसपास वालों के साथ ही गप्पे मार सकती है, जो दूर बच्चे बैठे हैं उनके साथ गप्पे नहीं मार सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? अपने आसपास वालों को ही क्या कर सकते हो आप?
कुछ फोर्स लगा के डिस्टर्ब कर सकते हो। सैचुरेशन प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी बात कहती है, ठीक है। अब अगली चीज लिखो, हो गया। अब ये तो बात हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, न्यूक्लियर फोर्स की। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, लिखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखो। न्यूक्लियस with smaller mass number, that is A less than 20, मतलब ये एक तरीका था पहले जब लोगों ने डिसाइड करा कि मास नंबर अगर 20 से छोटा है तो N और P का रेशियो 1 होगा तो स्टेबल होगा, और 20 से बड़ा होगा तो N और P का रेशियो 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए, अगर 20 से ज्यादा न्यूक्लियन हो गए, मान लो न्यूक्लियन कई सारे हो गए, 1 2 3 4, ये न्यूक्लियस है मान लो, ज्यादा हो गए मान लेते हैं। इसमें रिपल्सिव फोर्स तो, अगर ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स इज व्हाट, लॉन्ग रेंज फोर्स। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि सैचुरेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये सिर्फ किसको अट्रैक्ट कर सकता है, अपने पास वालों को, ठीक है, इतनी बात। तो अब खेल क्या होगा कि अगर ए की वैल्यू 20 से बड़ी हो रही है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने चाहिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, ताकि प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, इन कंपैरिजन टू व्हाट। अब जरा देखो, अगर मेरे पास मान लो 40 मास नंबर है, इसमें से 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, ऐसा लिख लिया मैंने। अब एक बात बताओ, कितने रिपल्शन के पेयर बन रहे हैं, 20C2। अगर मैं सिर्फ पेयर देखूं, मैं उनको रीअरेंज ना करूं, 20C2 यानी कि 190, अरे 20 इंटू 19 बाय 2, अरे यस नो भाई, देखो 20C2 फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18, कितना हो गया, 190 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, इतनी बात। 190 पेयर रिपल्शन के आ गए। लेकिन अब एक चीज पता है मुझे, मान लेते हैं एक न्यूक्लियन अपने 4 पड़ोसियों पे ही फोर्स लगा पा रहा है, तो 40 है, अट्रैक्टिव फोर्स कितने हो गए, 40 लोग थे, एक कितने पे लगा रहा है, 4 पे, तो 40 इंटू 4 कितने हो गए, 160 अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए, कॉम्बिनेशन। कौन डोमिनेट कर रहा है इसमें, रिपल्सिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूं 16 और इसको कर देता हूं कितना, 24। अब जरा देखो 16C2 करोगे तो कितना हो गया, 8 इंटू 15, 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा 120, 120, हाँ या ना, 120 रिपल्सिव हो गए, ठीक है, इतनी बात। और अट्रैक्टिव कितने हो गए, 40 इंटू 4 कितने, 160। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया अट्रैक्टिव फोर्स का नंबर, तो अट्रैक्टिव फोर्स का नंबर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या लिख रहे थे हम, जरा बताना मुझे। When nucleus is having smaller mass number less than 20, then N by P ratio is nearly equal to 1. N by P ratio is nearly equal to 1 for stable nucleus. हालांकि सही तरीका नहीं है, सही तरीका तो अभी हम पढ़ेंगे। N by P ratio is nearly equal to 1 for stable nucleus. But if A greater than 20, N by P ratio should increase with the increase in, should increase with increase in mass number, and for stable nucleus it should be as such, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, it should be as such। अब लिखो जरा स्टेबिलिटी जोन, इसी को प्लॉट कर लेते हैं, स्टेबिलिटी जोन।
जो भी इसमें इस रीजन में आए, यहाँ पर n/p रेशो 1 से लेकर के किसके बीच में है, 1.6 के बीच में। अगर कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये सारे कैसे हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं। और जो इसके अंदर आ जाएंगे उनको हम क्या कह देंगे, स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, ये फालतू बात है, हालांकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने एक तुक्का मारा है। ठीक है, अब सही तरीका आप करेंगे, मतलब ये रीजन स्टेबल न्यूक्लियस का है, इस रीजन के बाहर जो होंगे वो कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। क्लियर है भाई? अब लिखो जरा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या कहता है, देखो भाई, हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस है, इसको हमने कुछ एनर्जी दी, ठीक है, और सारे अलग अलग हो गए। ये क्या हो गए हमारे न्यूक्लियॉन्स। वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, क्या हो गए, न्यूक्लियॉन्स वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जितनी एनर्जी हमने दी है इस न्यूक्लियस को बिल्कुल खत्म करने में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इतनी बात, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उल्टा भी होता है भाई, जब ये सारे मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, इतनी बात, तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मतलब ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू न्यूक्लियस to get nucleons well separated from each other is called as what, nuclear binding energy. The amount of energy released when nucleons form what, nucleus। ठीक है, इतनी बात, that is called as what, nuclear binding energy। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे, मैथमेटिकली आता है फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है, यहां पर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, न्यूक्लियस ने एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब करी। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, मतलब इस साइड मास क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब इधर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मास इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एनर्जी। कौन सा मास, जो मास का क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ, जो मास कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो अगर हम ऐसे देखें तो इधर मास ज्यादा है और इधर मास क्या है, कम है। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, डेल्टा एम इज ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, जितने न्यूट्रॉन यहाँ हैं कितने होंगे, ए माइनस जेड होंगे, प्लस जेड मास ऑफ प्रोटॉन्स, यही है उस साइड में, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स। ये आगे कि नहीं आ गया, दिस इज व्हाट, मास डिफेक्ट। अरे यस और नो, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट। भाई राइट साइड में, राइट साइड में मास क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। और अगर हम उधर से इधर आए तो मास इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी अपने पास, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है भाई, जो भी मास डिफेक्ट हुआ इंटू सी स्क्वायर इज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी। एक और चीज,
अगर ये डेल्टा m 1 AMU है, कितना है 1 AMU, तो 1 इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात, कितना आएगा बाइंडिंग एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं फॉर डेल्टा m इज इक्वल टू 1 AMU, अगर इतना मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब एक और चीज, अब हमें यहां से ये लग रहा है कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे ही लग रहा है, हाँ या ना भाई? न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही बाइंडिंग एनर्जी है, और जितनी ज्यादा देनी पड़े उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस को हम पूरा नहीं तोड़ते हैं कभी भी। न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो वो ऐसे नहीं, मतलब स्टेबिलिटी पाथ, देखो अगर ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो इस तरीके से पूरा टूट के स्टेबिलिटी नहीं लेगा। वो क्या करेगा, उस न्यूक्लियस के अंदर से एक आधा न्यूक्लियॉन क्या करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, और वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, उसके बाद नया न्यूक्लियस बनेगा। इस तरीके से नहीं टूटेगा कि सारे न्यूक्लियॉन ही क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये क्या करेगा, यहां से अनस्टेबल है तो क्या करेगा, कुछ एक आधा न्यूक्लियॉन निकाल करके क्या बन जाएगा, नया न्यूक्लियस बनेगा। तो हम स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की कभी भी बाइंडिंग एनर्जी से नहीं गवर्न करवाते, किससे करवाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। तो लिखो जरा, अच्छा न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ डेल्टा m बाय ए, मास नंबर लिख लो, न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन इसी में, न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन डेल्टा m अपॉन ए। अब लिखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किस पे डिपेंड करता है भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे, ठीक है, इतनी बात। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा, अगर आप यहीं पर देखो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी अपॉन कितना, ए, अरे पर न्यूक्लियॉन कितना, मास नंबर, तो कितना आ गया जरा बताना, डेल्टा m सी स्क्वायर अपॉन ए। आगे कि नहीं आगे, क्लियर है? या पैकिंग फ्रैक्शन इनटू सी स्क्वायर। अरे ठीक है यार, या डेल्टा m अपॉन ए इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना, ठीक है। अब इसका फिर हमें एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का क्या बना रखा है उसने, एक चार्ट सा बना रखा है। लेकिन आपको जब एग्जाम में मिलेगा तो सेम चार्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। आपको नया सा कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देगा और उस पर बेसिस, उसके बेसिस पे क्या देगा, सवाल देगा, ठीक है, इतनी बात। तो चलो पहले मैं वाला बना दूं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर आईआईटी वाले देखेंगे। अब जरा देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दिस इज मास नंबर ए, ठीक है, इतनी बात। अब कैसा चार्ट दे रखा है हमें, देखो एक मिनट, अच्छा किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, इतनी बात। अब क्या दे दिया भाई उसने, देखो
भाई ये जो एनसीईआरटी में देखा मैं वही बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं क्या है। ऐसा कुछ। अब आप देखो भाई, अपने पास क्या है यहां पर ड्यूटेरियम लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर ट्रीटियम, ठीक है, ये दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है, तो मतलब अनस्टेबल है। और तभी ये सन में क्या करते हैं, फ्यूज होकर के क्या बनना चाहते हैं, देखो जैसे जैसे ए बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है तो मतलब ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस। तो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम क्या करते हैं, फ्यूज करके हमारे पास क्या बनते हैं, हीलियम बन गए, यहाँ बन गए कि नहीं बन गए, ठीक है। और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जो छोटे मास नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं। और जो बड़े मास नंबर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अनस्टेबल हो रहे हैं, कम हो रही है, तो वो क्या करेंगे, फिशन करेंगे, ताकि क्या करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या कर पाए, बढ़ा पाए। ठीक है, चलो देखते, बना लेते हैं। हालांकि ये सेम ग्राफ नहीं देगा आपको, ध्यान रखना, वो कुछ और ही दे देगा आपको। ये हमारे पास हो जाता है फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी होती है, और ये कौन है, आयरन 56, ठीक है, आयरन 56 26। आयरन और आर्सेनिक ऐसे होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। तो अब यहां से क्लियर हो रहा है, छोटे वाले फ्यूज करके क्या करना चाहेंगे, थोड़ा सा बड़े न्यूक्लियस बनना चाहेंगे, इंटरमीडिएट, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर जाए, बढ़ जाए। और बड़े वाले फिशन करके इंटरमीडिएट बनना चाहेंगे ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर जाए, बढ़ जाए। तो लिखो जरा, अब सुनो भाई, बढ़े आगे, अब लिखो जरा, लिखो, स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियस, स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियस undergo fusion reaction, undergo fusion reaction to get higher binding energy per nucleon and attain stability, to get higher binding energy per nucleon and attain stability। क्लियर भाई, अरे क्लियर है। अगला लिखो, लार्जर अनस्टेबल न्यूक्लियस, larger unstable nucleus undergo fission reaction, undergo fission reaction to attain stability। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये तो बात हो गई कि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो हम किससे चेक करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, जिसकी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। अब एक और चीज है, अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है, इतनी बात, तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी तुरंत पाना चाहेगा, तुरंत पाने के लिए वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस डीके करेगा, ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो लिखो जरा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी लिखो, spontaneous decay of unstable nucleus, spontaneous decay of unstable nucleus to attain stability is called as radioactivity। ठीक है भैया, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
अब लिखो जरा, रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं। मान लो 100 न्यूक्लियस हैं, उसमें से इस सेकंड पे 5 डीके कर गए, तो क्या लिखेंगे हम, dn बाई dt, देखो माइनस dn बाई dt। dn इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके कर गए और dt क्या टाइम इंटरवल जितने में वो डीके कर गए। माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो सैंपल है उसका साइज क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा जैसे समय बढ़ेगा। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी। क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी इसी से मेजर की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर है। अब देखो एक्टिविटी अगर आप इसे कह रहे हो तो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, इतनी बात। एक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अरे भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, तो क्या हो गया यूनिट, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डीपीएस लिख रहा हूं पूरा बड़ा लिखने से अच्छा, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एक यूनिट हो गई। एंड दिस इज इक्वल टू 1 बेक्यूरल, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 बेक्यूरल। और बेक्यूरल ही क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। क्या होती है, एक्टिविटी की एसआई यूनिट। ठीक है भाई, कोई बोल दे रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट, तो दैट इज बेक्यूरल। ठीक है, फिर अगली यूनिट क्या होती है, क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10। हाँ ठीक, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस और बेक्यूरल। मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ या ना। दूसरा 1 रदरफोर्ड इज 10 की पावर 6 डीपीएस और बेक्यूरल। ये तो यूनिट हो गई इसकी। हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें, ठीक है, फिर करते हैं इसे आगे। लिखो जरा, पहला पॉइंट लिखो, रेडियो एक्टिविटी इज प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस। It is not concerned with extra part of nucleus, नहीं, with extra nuclear part of atom. It is not concerned with extra nuclear part of atom. मतलब प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी एटम में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, इट इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। It is spontaneous disintegration, not affected by external conditions such as temperature, pressure, etc. Not affected by external conditions such as temperature, pressure, etc. मैं एक बात बताऊं, अगर न्यूक्लियस डीके कर रहा है तो अपने अनस्टेबिलिटी की वजह से डीके कर रहा है, और अगर अनस्टेबल भी है, दीपिका मैंने कहा कि, क्या बोला मैंने भाई, अगला पॉइंट, मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन नॉट अफेक्टेड बाय, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एटसेट्रा। ये बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, आप एक बात बताओ, अगर किसी न्यूक्लियस को आप तोड़ना चाहते हो तो किस, मतलब कुछ भी करना चाहते हो, किस ऑर्डर की एनर्जी चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। कि टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करके आप ये कर पाओगे, आप टेम्परेचर आपको कितना चेंज करना पड़ेगा, अगर आप मान लो आप एनर्जी देना चाहते हो ऑर्डर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक काम करो, के बी इंटू टी को इक्वेट कर दो जरा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और जरा टेम्परेचर देखो कितना आ रहा है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। के बी कितना होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, साला साइंस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 9 पॉइंट समथिंग कितना होता है भाई, ये देखो, इस 10 की पावर माइनस 23 तो होता ही है, ये तो पता है। अब एक बात तो, इधर माइनस 13 है और उधर क्या 10 की पावर माइनस 23, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 केल्विन का। 10 की पावर 10 केल्विन टेम्परेचर अपने आप में बहुत बड़ा टेम्परेचर है, ठीक है, उतना टेम्परेचर आप जनरल
सिचुएशंस में तो नहीं कर सकते, 10 की पावर 10 सूरज का भी नहीं, गधे मारूंगा भी यहीं पर। अब सूरज पे भी टेम्परेचर 5800 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको केल्विन में कन्वर्ट कर ले, कितना आया? और मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 की पावर 10 बोल रहा हूँ केल्विन। जरा अंतर देख ले कितना है, गधा आदमी। अब 10 की पावर 7 गुना अंतर आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर वगैरह से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगला लिखो, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक बात बताओ यार, अनस्टेबल सैंपल था, ठीक है। अगर अनस्टेबल सैंपल में एक ही न्यूक्लियस है अनस्टेबल, ठीक है, तो इस मोमेंट पे वो डीके करा या नहीं डीके करा मुझे कैसे पता? अगर 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाऊंगा अनस्टेबल का, वैसे वैसे मुझे नंबर ऑफ डिकेड क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यार सीधी सी बात है, अगर मेरे पास एक ही आ जाए कि इसी को पढ़ाना है मुझे इस साल और सेलेक्ट कराना है, तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसके ऐसे 100 आ जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कोई 2-4 सेलेक्ट हो जाए उसमें से, लेकिन एक ही आएगा तो फिर तो, और वो एक भी बड़ा जड़ीला सा आ जाए तो फिर क्या कर लूंगा मैं, ठीक है। तो अब खेल क्या है, जितना ज्यादा सैंपल साइज बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा डीके होने की प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन भी क्या होंगे, कम होंगे। उसमें कोई मास्टर कुछ नहीं कर सकता था। अब देखो, अब क्या कहानी भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल। यही होता है कि नहीं होता है? अरे यार कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, ठीक है। माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, वेयर लेमडा इज डी के कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी डाली हमने, ठीक है, इतनी बात। लेमडा इज डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। एक और चीज है, अब अगर यहाँ 100 बच्चों का सैंपल है मेरे पास, ठीक है, इस साल कौन पास होगा कौन फेल होगा, अगर मैं रेंडमली, मतलब मैं तो जानता हूँ कौन पास होगा कौन फेल होगा, अगर मैं मतलब किसी XYZ बंदे को ले आऊं जिसे कुछ जानकारी ना हो कि मेडिकल क्या होता है, कितने नंबर पे सेलेक्ट होता है, कुछ ना पता, उसे यहाँ खड़ा कर दूं और उससे बोले हिमांशु, नहीं हिमांशु नहीं, क्या नाम है, बिक्की है ना, बिक्की इस साल पास होगा या नहीं पास होगा, तो क्या बोलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, 1/2 है, ठीक है। हर किसी की 1/2 है। चल अगर तुम सोच रहे हो ना मैं 700 नंबर ला रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो उसके लिए तो तब भी 1/2 है, मैटर ऑफ चांस ही तो उसके लिए, उसे पता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, radioactivity is a random process, radioactivity is a random process that is probability of decay of particular nucleus, मैं particular nucleus की बात कर रहा हूं भाई, probability of decay of particular nucleus at given instant is 1/2, हाँ या ना, कितनी होगी, 1/2 ही होगी, ठीक है। अब और ये बात क्लियर है कि अगर सैंपल साइज ज्यादा है तो एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अब दूसरी चीज भाई, न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, में नया न्यूक्लियस बन गया हो, नया एलिमेंट ही बन जाता है, हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की। अब देखो अपने पास क्या है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वाई स्टेबल है, ठीक है, अभी मेरा पर्पस सिर्फ एक्स को देखना है। हो सकता है वाई स्टेबल हो जाए तो यही रिएक्शन रुक जाए, हो सकता है वाई क्या हो, अनस्टेबल,
तो वो फर्दर क्या करे, डीके करे, ये भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो वो बाद में बात करेंगे, पहले हम एक्स की कहानी कर लें। टाइम 0 पे ये एन नॉट एक्स था और ये कितना था, 0, ठीक है। टाइम टी पे ये हो गया एन एक्स और ये हो गया एन नॉट एक्स माइनस एन एक्स, ऐसा ही है कि नहीं है? अरे ये सुनो, अगर मैं इस इंस्टेंट पे देखूं कि क्या एक्टिविटी है या रेट ऑफ डीके है, तो ए इज माइनस डी एन एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन एक्स, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई कि नहीं आएगा, यस और नो, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं भाई, एन एक्स को नीचे ले आऊं और लेमडा डी टी उधर कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है। तो जरा देखो, डी एन एक्स अपॉन एन एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू डी टी, इंटीग्रेशन टाइम 0 पे एन नॉट एक्स, टाइम टी पे एन एक्स, यस और नो। तो क्या आ गया, एन एक्स कम्स आउट टू बी, इसको एन वाई लिख दें, हाँ या ना, एन वाई लिख सकते हैं जो डिकेड है। एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, एन वाई इज इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं या नहीं, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। अब मैं एक और काम करता हूं, अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट एक्स इज लेमडा इंटू एन नॉट एक्स, यही था कि नहीं था? और इनिशियल एक्टिविटी यही है कि नहीं है? एक्टिविटी इज व्हाट, लेमडा इंटू एन, और ये एक्टिविटी तो था, लेमडा इंटू एन होता कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब किसी भी समय पे ए एक्स इज हाउ मच, लेमडा इंटू एन एक्स, यस और नो? अरे जल्दी बोलो यार, एन नॉट एक्स था बेटा ये, ठीक है, इतनी बात। अरे ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? अब अगर मैं ए एक्स जानना चाहूँ किसी समय पे एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, तो दैट वुड बी ए नॉट एक्स ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आगे नोट करो इस बकवास को। तो एक्टिविटी हो गया, सैंपल में कितने नंबर ऑफ अभी प्रेजेंट है, कितने डीके हो गए, सारी बातें हो गई। अब एक और चीज, अब लिखो हाफ लाइफ ऑफ सैंपल, हाफ लाइफ ऑफ सैंपल अब अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जितनी देरी में सैंपल आधा डीके कर गया, हाँ या ना? तो लिखो टाइम इन विच एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट एक्स बाई 2, यही हो गया ना हाफ लाइफ, टाइम इन विच एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट एक्स बाई 2, ठीक है। तो मैंने कर दिया भाई, तो मैंने यहाँ पर एन नॉट एक्स बाई 2 रख दिया, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, ई की पावर माइनस लेमडा, और ये क्या हो गया, टी हाफ हो गया, कितना हो गया, टी हाफ, हाँ या ना? तो देखो जरा, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? तो भाई जरा देखो, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? तो टी हाफ कितना आ गया, log 2 बाय लेमडा, log 2 बाय लेमडा, ठीक है। तो लिख दूं सीधे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। log 2 की वैल्यू 0.693, ठीक है, इतनी होती है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बेटा, यहां से लेमडा को देखो, एक मिनट, मैं लिख सकता हूँ log 2 अपॉन टी हाफ, लिख सकता हूँ कि नहीं? जरा देखो, मैं लेमडा को क्या लिख रहा हूँ, एन एक्स, दूसरा फॉर्म बता रहा हूँ आपको, एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट एक्स ई की पावर माइनस टी log 2 अपॉन टी हाफ, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ मुझे।
लिख सकता हूं भाई। और ये जो ड्रामा है इसको 2 की पावर में ले जाना। बायो वाले हो तो स्टेप बता रहा हूं, मैथ्स वाले होते तो ना बताता। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, हाँ या ना? इसको यहां कैसे लिख लो, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? अब एक बात बताओ, लॉग गायब हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है, तो एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट एक्स 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। ये भी आगे कि नहीं आ गया? एक और फॉर्म आ गया, यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एन वाई मतलब ई की पावर माइनस लेमडा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ, हर जगह। यहां भी लिख देता हूं फिर तो। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एक और फॉर्म आ गया, हाँ या ना? यही यूज भी करते हैं हम कि 5 साल हाफ लाइफ था और 1 ग्राम सैंपल था, तो 10 साल बाद कितना होगा, कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 1/4 बचेगा। मैंने कहा भाई पहले 5 साल में कितना कम हो गया? 1/2, तो बताओ 1/2 बचा। फिर अगले 5 साल में 1/2 का कितना गायब हो गया? 1/4, तो बचा कितना? 1/4, बात ही खत्म हो गई। डिकेड कितना हुआ? 3/4 हुआ। यही यूज भी करते थे हम। हो गया भाई। अब इसके बाद एक और चीज होती थी, मीन लाइफ ऑफ सैंपल या एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल। जल्दी बताओ कहां से आया? साला डिराइव करा, ऐसे दांत दिखाएगा ना तो फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। 1/λ नहीं होता है? क्यों होता है तो बता। चलो लिखो जरा, बता। सबका हो गया ना? लिखो मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल। कैसे पता करेंगे भाई, बताओ। अगर आपसे कहा जाए करनाल के जितने लोग हैं उनकी एवरेज लाइफ बता दो, कैसे पता करेंगे? हाँ बता। ऐसा नहीं है, लिखा होगा विक्की पे कि करनाल या इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतने साल है, इस देश की इतने साल है, तो पता तो किया ही होगा उन बेचारों ने। और जिन्होंने पता किया वही सेलेक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने नहीं पता किया हम यहीं रह जाते हैं। देखो भाई कुछ नहीं करना है, आप ऐसे देखो, अगर मैं इस क्लास में ही जितने लोग हैं इनकी एवरेज लाइफ की बात करूं तो मैं सबकी लाइफ का सम करूंगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही है, ठीक है। लेकिन अब इशू ये आने वाला, अगर मैं यही सैंपल साइज बड़ा कर दूं, करनाल की बात करूं, यहाँ तो 20-21 लोग हैं आराम से, ये 60 साल में मरेगा, ये 65 में मरेगा, 70 में मरेगा, ऐसे करके सबको जोड़ लिया अपॉन 20 कर दिया, ठीक है, इतनी बात आ गया। लेकिन अगर मेरे पास पूरे इंडिया की बात करनी हो तो हम 140 करोड़ करीब हैं। अब 140 करोड़ हैं तो गड़बड़ है, मैं सबसे पूछने तो जाऊंगा नहीं, है ना, और पूछने जाऊंगा तो मैं निपट जाऊंगा तब तक। तो अब हम क्या करते हैं, देखो एक मिनट, मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास बहुत बड़ा सैंपल है तो मैंने क्या करा, आप ऐसे देखो, x is converted into y, ऐसा था कि नहीं था? अब देखो भाई, अब क्या कहानी बेटा, एक बात बताओ, इस मोमेंट पे dnx न्यूक्लियस डीके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन व्हाट टाइम?
टी प्लस, मतलब टी टाइम पे इतने थे और dt टाइम में कितने लोग डीके कर गए, dnx। इस मोमेंट पे कितने लोग मर गए, dnx। ऐसा कहूं मैं कि ये 4 लोग 60 साल की उम्र में निपट गए, ठीक है। तो 4 लोग 60 साल की उम्र में, मैं सैंपल में छोटे छोटे क्या ले लूंगा, छोटे छोटे मतलब एलिमेंट्स ले लूंगा, ठीक है। मैंने ये 4 पकड़े, तो मैं 60 प्लस 60 प्लस 60 लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, 60, ये इनकी लाइफ हो गई, इनटू कितने, dn। फिर मैंने अगले 4 देखे, ये मान लो अब 60 पे निपट गए, ठीक है। तो मैंने एक इंटरवल भी लेना है, 1 साल का मान लिया, क्योंकि 60 जैसे ही 60 पूरे होंगे कि चारों एक साथ मरेंगे, ऐसा नहीं है। चला कोई जनवरी में जाएगा, कोई फरवरी में, कोई मार्च में, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अब इसीलिए इंटरवल आ गया t से t प्लस dt, t से कितना समय, t प्लस dt। एक्चुअल में मरे तो ये सारे के सारे dnx कितने पे, t पे, लेकिन थोड़ा सा इंटरवल रखा हमने, t से t प्लस dt। जितना छोटा इंटरवल होगा उतना ही अच्छा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। इतनी बात। तो अब अगर मैं कहूं कि 60 साल के होते ही, मतलब एक एक महीने का गैप ले लूं, ठीक है। मैं कहूं कि 60 इंटू 12 कितना, 720, 720 महीने हुए ना, 720 महीने पर ये 4 लोग मरेंगे। तो यहां पर मैं लिखता 720 इंटू 4, ठीक है। और 1 महीने का इंटरवल लेता, फिर 721 महीने पे अगले 4 मरेंगे। तो जितना ज्यादा, फिर मैं हफ्ते में कर लूं इसी चीज को तो और ज्यादा सही। तो सिर्फ 720 महीने ही जीना है हमने, मतलब बड़ा कम है फिर तो यार, है ना। चलो अब देखो, कोई बात नहीं, मतलब और क्या, 60 साल तो बहुत ही कम हो गए, फिर तो काम ही नहीं बना। चलो अब तो मैंने क्या करा, छोटे छोटे सैंपल लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं फिर, मान लो T1 dn1, पहले सैंपल की लाइफ T1 और सैंपल साइज कितना, dn1। अगले सैंपल का T2 dn2, ऐसे सबका सम करा अपॉन dn1 प्लस dn2 डैश डैश। ये बन गया कि नहीं बन गया। तो बना क्या है फॉर्मूला, अगर ध्यान से देखो, समीशन ti dni अपॉन समीशन dni, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अच्छा करना चाहो तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी एन अपॉन इंटीग्रेशन डी एन। तो अब जरा यहां आ जाओ, टी टाइम पे इतने लोग निपट गए, ठीक है। तो क्या हो गया, टी डी एन एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन डी एन एक्स का इंटीग्रेशन इज व्हाट, टी मीन। ये आएगा भाई, क्योंकि अगला जो टाइम होगा उस पर डी एन एक्स डैश निपटे होंगे, टाइम क्या हो गया, टी डैश हो गया, फिर अगला टी डबल डैश डी एन एक्स डबल डैश, उन सबका क्या सम, तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप डी एन एक्स आपको पता है माइनस डी एन एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन एक्स, है या नहीं, हाँ या ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो जरा देखो, इंटीग्रेशन माइनस टी लेमडा एन एक्स इंटू डी टी अपॉन माइनस डी एन एक्स इज लेमडा एन एक्स इंटू डी टी, हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। अब मजेदार बात, लेमडा तो कट जाएगा, कांस्टेंट है, यस और नो। अब एन एक्स ये रहा आपके सामने, एन नॉट एक्स ई की पावर माइनस लेमडा टी, हाँ या ना। एन एक्स की ये वाली वैल्यू डाल दो एन एक्स की वाली वैल्यू डाल दो, टी मीन इज इक्वल टू टी एन एक्स की एन नॉट एक्स ई की पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी अपॉन एन नॉट एक्स ई की पावर माइनस लेमडा टी डी टी। एन नॉट एक्स भी कांस्टेंट इनिशियल था, कट गया कि नहीं कट गया। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मुझे तो मीन निकालना है, मान लेता हूँ कोई सैंपल एक आधा ऐसा रह गया जो इन्फिनिट टाइम पे डीके करे, मुझे क्या पता कब तक डीके करेगा, ठीक है। तो मुझे उसके एवरेज की बात करनी है, मुझे इंटीग्रेट करना है, ऊपर वाला इंटीग्रेट होगा, नीचे वाला इंटीग्रेट होगा, सॉल्व करोगे आप।
अब इंटीग्रेट कैसे होगा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई मैथ्स वाला है हमारे पास इस वक्त क्लास में? यहाँ पर साला कोई मैथ्स वाला नहीं आता यहाँ क्लास करने? अरे दोनों हो तो तुम्हें तो आता होगा भाई। एल्जेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रेशन, आइलेट। अरे आइलेट यार, हाँ या ना? ठीक है, तो आइलेट लग जाएगा, सॉल्व कर लोगे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो इनका काम है, इनको रहने दो, अगर नहीं करते हैं तो बेकार है फिर। ठीक है, और क्या, आइलेट ही लगना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, 1/λ आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1/λ। ठीक है, इतनी बात। तो दिस इज व्हाट मीन लाइफ। ठीक है भाई, अब हम कुछ सवाल कर लें। ठीक है, अभी मैंने आपको सिंपल रेडियो एक्टिविटी बताया जो केमिस्ट्री वाला है। ठीक है, फिजिक्स वाला इसके बाद करेंगे हम, जहां पर वाई क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, वाई के आगे भी कहानी चलेगी, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले ये वाले देख लें। हो गया ये? अब लिखो जरा, लिखो 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल having half life 2 years is kept in store for 4 years. How much material remains unchanged? 1/4। सिंपल सी बात है भाई। देखो हमारे पास N0X कितना था, 1 ग्राम था। ठीक है, और बोल क्या रहा है, अनचेंज वाला बता दो, NX बता दो कितने टाइम बाद, 4 साल बाद, और हाफ लाइफ कितनी है, 2 साल। तो NX इज इक्वल टू N0X 2 की पावर माइनस T/T हाफ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? अरे पढ़ा है कि नहीं? तो NX इज इक्वल टू 1 4/2, कितना आ गया NX, 1/4। ये सुनो, अरे ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो इन एन एक्सपेरिमेंट, ये तो सिंपल सा था, थोड़ा सा ठीक कर लें। इन एन एक्सपेरिमेंट there are 2 radioactive isotopes of element. There are 2 radioactive isotopes of element. Their mass ratio at this instant is 3. Their mass ratio at this instant is 3. मतलब उनके न्यूक्लियस का भी, नंबर ऑफ न्यूक्लियस का रेशो भी क्या है, 3 है। Rapidly decaying isotope has larger mass. जो तेजी से डीके कर रहा है उसका मास क्या है, ज्यादा है, यानी कि उसका नंबर भी क्या है, ज्यादा है। Rapidly decaying isotope has larger mass and its activity initially is 1 microcurie. Its activity initially is 1 microcurie. Half-life of both isotopes is 12 hours and 16 hours. एक आइसोटोप की 12 घंटे हाफ लाइफ है और एक की कितनी है, 16 घंटे। What would be activity of each isotope and their mass ratio after 2 days? 2 दिन के बाद दोनों आइसोटोप्स की एक्टिविटी क्या होगी और दोनों का मास रेशो क्या होगा। चलो मैं कराता हूं। हमारे पास क्या है, ए और बी मान लें। N0A अपॉन N0B इज 3 इस समय पे दे रखा है, ऐसा मान सकते हैं। दूसरा में हाफ लाइफ दे रखा है, क्या दे रखा है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ एक का पहले ए वाले का 12 और बी वाले का 16। ठीक है, ए वाले का 12 बी वाले का 16। तो लेमडा ए
इज log 2 अपॉन 12, ऐसा कर सकता हूँ। अरे टी हाफ क्या होता है निकम्मो, log 2 अपॉन लेमडा ही तो होता है, हाँ या ना, तो लेमडा ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। और लेमडा बी इज log 2 अपॉन 16, ये कहानी आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एन ए और एन बी की बात करनी है, ठीक है। और एक चीज और दे रखा है मुझे, एक्टिविटी भी दे रखा है। एक्टिविटी ए की दे रखी है इनिशियल, ठीक है। तो मुझे एन नॉट ए मिल जाएगा उससे, और वहीं से फिर एन नॉट ए मिलते ही क्या मिल जाएगा, एन नॉट बी भी मिल जाएगा। चलो देखो, एक्टिविटी कितनी दे रखी है, ए नॉट ए इज व्हाट 1 माइक्रो क्यूरी, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा ए इंटू एन नॉट ए, निकम्मो एन नॉट ए आ गया, लेमडा ए log 2 अपॉन 12, हाँ या ना, log 2 अपॉन 12 रखोगे तो 12 माइक्रो क्यूरी अपॉन log 2, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। मैं यूनिट बदल नहीं रहा हूं, सब कुछ माइक्रो क्यूरी में निकाल दूंगा, ठीक है। इतनी बात 10 की पावर -7 में गया, 10 में क्यों ले जाए, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एन नॉट ए आ गया, एन नॉट ए आ गया, तो एन नॉट बी कितना हो गया बेवकूफों, 3 से डिवाइड कर दो इसे, 4 बाय log 2, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या पूछा गया, एक्टिविटी आफ्टर कितना 2 डेज दोनों की, ठीक है। तो एक्टिविटी ए की क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर -t अपॉन टी हाफ, -t 2 दिन यानी कि 48 घंटे अपॉन 12, 4 आ गया, तो 2 की पावर -4 यानी कि ए कितना हो गया 1/16, हाँ या ना। अब पहले इसकी एक्टिविटी भी निकालो इनिशियल वाली, इसकी एक्टिविटी इनिशियल वाली कितनी, ए नॉट बी इज इक्वल टू लेमडा बी इंटू एन नॉट बी, हाँ या ना। तो लेमडा बी कितना हो गया, लेमडा बी इज व्हाट log 2 अपॉन 16 इंटू 4 बाय log 2, कितना आ गया बेटा, ए नॉट बी कितना है 1/4, अरे यस और नो, ए नॉट बी कितना है 1/4। अब ए बी कितना हो जाएगा, ए नॉट बी 1/4, 2 की पावर -t अपॉन टी हाफ, टी कितना 48 और टी हाफ कितना 16, 3 आ गया, 2 की पावर -3, तो 1/32 आ गया, ये भी भाई आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। अब तुझे क्या बताना है, मास रेशो, तो दोनों की एक्टिविटी का रेशो ले लो, अपने आप मास रेशो भी आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया। ए क्या होता है, लेमडा इंटू एन होता है उस इंस्टेंट का कि नहीं होता है, तो भैया ए क्या हो गया, लेमडा ए इंटू एन ए इस समय पे, और ये हो गया लेमडा बी इंटू एन बी, बी निकालना है ना अपने, एन ए अपॉन एन बी, तो बात ही खत्म हो गई। 1/16 अपॉन 1/32 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा ए एन ए अपॉन लेमडा बी एन बी। अब एक बात बताना है, लेमडा ए कितना था, हमने निकाला था log 2 अपॉन 12, log 2 अपॉन 12, और ये कितना था log 2 अपॉन 16, तो निकम्मो देखो 2 एन ए अपॉन एन बी, और ऊपर कितना 4/3, अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरा देखो कितना आ गया, एन ए अपॉन एन बी कितना आ गया, आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है। निकाल सकते हैं आप, लाइक पता तो 3 आप लाइक उसी कर देंगे, 4 उसी कर देंगे, कर दे, हाँ सही है, जब एन ए एन बी निकाल लिया तो अपने आप आ रहा, ठीक 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 हो गया भाई। अगला देखो, क्या नोट करेगा इसमें, अब एक चीज और लिखो, रेडियो एक्टिविटी सीरीज, रेडियो एक्टिविटी सीरीज, रेडियो एक्टिविटी सीरीज में क्या है हमारे पास, 4 सीरीज होती हैं, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा शायद आपने, 4 सीरीज होती हैं, ठीक है। लिखो जरा,
थोरियम सीरीज पहला, थोरियम सीरीज 4 सीरीज होती है, एक में मास नंबर 4n, एक में 4n+1, एक में 4n+2, एक में 4n+3, और जैसे ही 4n+4 आएगा फिर से 4n में घुस जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो क्या लिखा हमने, इसका नाम क्या है, थोरियम सीरीज। ठीक है, 4n मास नंबर, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहा हूँ और वो याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव सीरीज कौन सी है, तो एक्टिनियम वाली है। ठीक है, इतनी बात। नेचुरल वाली कौन सी है, तो थोरियम, नेपटूनियम, नहीं एक्टिनियम वाली नहीं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नेपटूनियम वाली है। थोरियम, एक्टिनियम और यूरेनियम वाली क्या है, नेचुरल है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, मास नंबर 4n। ठीक है, पेरेंट एटम थोरियम 23290, पेरेंट एटम कौन है, TH 23290, पेरेंट ये है। और डीके करके जो डॉटर बनेगा फाइनली, वो बनेगा डॉटर एटम लेड 208 होता है ना, पता नहीं 206 हो 208 हो, 20882 ये। ठीक है, अगला लिखो नेपट्यूनियम, नेपट्यूनियम 4n+1, मास नंबर क्या होगा, 4n+1, पेरेंट कौन है, दो सौ 93 होता है शायद, 93। और डॉटर एलिमेंट लास्ट वाला बिस्मिथ, ठीक है, इतनी बात। आर्टिफिशियल सीरीज कहते हैं इसे, कौन सी सीरीज है, आर्टिफिशियल सीरीज, क्योंकि इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, मतलब 10⁻6 ईयर्स के करस्पॉन्डिंग होता है, बाकी सबका 10⁻10 के अराउंड आता है, तो इसको हमने किस में डाल दिया, आर्टिफिशियल में। अगला लिखो यूरेनियम, यूरेनियम 4n+2, यूरेनियम 4n+2, यूरेनियम 4n+2, पेरेंट है और डॉटर है ठीक है भाई। पेरेंट कितना 238 और डॉटर फाइनल न्यूक्लियस कितना है, लेड 20682। लास्ट लिखो एक्टिनियम, फोर एन प्लस थ्री, और पेरेंट है और डॉटर है ये आ गया भाई। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, कल हम रेडियो एक्टिविटी दूसरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पाएंगे, खत्म हो जाएगा फिर।